आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमें सिखाएगी कि ज़िंदगी आपको किसी भी समय राख से राजा बना सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला भी उन्हें क्यों देता है जो मेहनत करते हैं। हम बैरी नाम के आदमी को देखते हैं जो अभी अपने नए नए ऑफिस में अपने पार्टनर और दोस्त वासुदेव के साथ बैठा हुआ है। दोनों ही बहुत खुश हैं क्योंकि अब उनका काम लीगल हो चुका है। दरअसल ये लोग प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसके बाद उन्हें दूसरी टीम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बदले में इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसी दौरान हम कोको नाम के फुटबॉल प्लेयर को देखते हैं जिसके साथ इनकी डील हो रही है, लेकिन वो उनसे एडवांस पैसे मांगता है जो कि इनके पास नहीं है, और इसीलिए डील कैंसिल हो जाती। वो चला जाता और इस बात से बैरी बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके जितने भी पिछले कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब अब खत्म हो चुके हैं। उन्हें अब नए प्लेयर को लाना होगा, वो नए से तो वो कंगाल हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी सोच में दोनों फिर से रात में बैरी के घर मिलते हैं, जहां पर वासुदेव क्रिकेट मैच देखता है, जो कि बैरी को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि ये कैसा गेम है जहां पर मारो वही रन मिल जाते हैं। दरअसल अमेरिका में क्रिकेट ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए वहाँ के लोग उसे ज्यादा नहीं देखते और वो पॉपुलर भी नहीं है। पर वासुदेव कहता है कि तुम कभी इंडिया या फिर किसी एशियन कंट्री में जाना, वहां तुम्हें पता लग जाएगा कि असल में लोग क्रिकेट को कितना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। ये कहने के बाद वो अपने रूम चला जाता है और बैरी फिर से टीवी के सामने बैठ जाता है। इस बार ही उसका चैनल क्रिकेट मैच पर ही आ जाता है, पर वो चेंज करता है और दूसरा वाला आ रहा था वो ब्रिटेन गॉट टैलेंट, जिसको कुछ देर देखता है और तभी उसे कुछ आइडिया हिट करता है। वो अपने दोस्त को कहकर उन्हें इन्वेस्टर मिस्टर चैंग के साथ कल मीटिंग फिक्स करवाने को कहता है। अब ये मीटिंग क्या थी ये तो हमें कल ही पता चलेगा। सुबह होती है और हम मिस्टर चैंग को देखते हैं जो उन दोनों से बात कर रहे होते हैं। वो वासुदेव उनसे कहता है कि आप एशियन कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर क्या आपको इंडिया की आबादी का कुछ अंदाजा नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से कम 100 करोड़ लोग सिर्फ एक गेम को देखते हैं, वो है क्रिकेट। सोचिए अगर उन 100 करोड़ में से कोई एक बंदा भी यहाँ अमेरिका आकर बेसबॉल प्लेयर बन जाए, वहाँ ये चीज कितनी ट्रेंड कर जाएगी। फिर हमारी हर चीज की सेल बूस्ट हो जाएगी और फिर एक एक करके वहां पर भी हम अपनी कोचिंग खोल सकते। चैंग कहता है कि तुम पागल हो गए, तुम्हें पता भी है क्रिकेट और बेसबॉल में जमीन आसमान का अंतर है। तो बैरी कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उसमें जैसे बॉलर होता है वैसे ही बेसबॉल में पीटर होता है। दोनों के नाम अलग अलग, लेकिन काम तो वो एक ही करते हैं, बॉल को फेंकना। अगर हमने इस चीज को चीज कर लिया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अब चैंग मान जाते हैं और पूछती हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। तो बैरी कहता है कि 2 साल, लेकिन उन्हें 1 साल में ये करना था, इसीलिए वो उसे 1 साल का समय दे देते हैं। अब बैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो हाँ कर देता है। पर वासुदेव बाहर आकर उसे बहुत सुनाता है, क्योंकि ऐसे पूरी इंडिया में बच्चों को ढूंढने में बहुत समय लगेगा जो बेसबॉल खेल सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन बैरी उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ हो जाएगा, बस तुम इंडिया जाने वाली फ्लाइट बुक कराओ जल्दी से। अब सीन शिफ्ट होता और हम टॉम नाम के कोच को देखते हैं, जो पहले एक मशहूर पीटर हुआ करता था। मैंने आपको पहले ही बताया कि पीटर बॉल फेंकने वाले को कहते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं इंडिया जाकर 2 लड़कों को लाने वाला हूँ, जिनमें से 1 साल में बॉलर से पीटर तुम्हें बनाना है। पर टॉम कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि दोनों के काम सेम है, पर इसमें बहुत सी चीजें अलग होती हैं। दोनों के इमोशन अलग होते हैं, दोनों के एक्शन अलग होते हैं, और 1 साल में इस चीज को सही करना बहुत मुश्किल है। और अगला ट्रेल तो अब शुरू ही होने वाला है। दरअसल दोस्तों 1 साल बाद यहाँ पर फ्रेंचाइजी ट्रेल होने वाला है, जिसमें कुछ नए प्लेयर्स के ऑक्शन होंगे, सेम आईपीएल के जैसे। उसी के लिए बैरी इतनी मेहनत कर रहा है। वो टॉम को समझाता है कि अगर तुम फेल हो गए तो किसी को पता नहीं चलेगा, सारी बात मेरे पर आ जाएगी, लेकिन मान लो अगर तुम पास हो गए तो इस चीज में पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम गूंजेगा। हाँ, दोनों चीजों का इंतजाम हो गया है, पैसों का भी और कोच का भी। बस इन्हें अब इंडिया जाकर उन 2 हुनरबाजों को ढूंढना है जो अब राख से राजा बनने वाले। उनकी किस्मत अब करवट लेने वाली है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ में से ऐसे लोगों को ढूंढना घास में सुई ढूंढने के बराबर है। अब ये लोग इस कॉन्टेस्ट का नाम रखते हैं $1 मिलियन आर्म। ये असल में एक तरह का गेम होता है जिसमें ये लोग किसी की स्पीड को चेक करेंगे, और जो लगातार 80 मील के ऊपर बॉल फेंकेगा वो नंबर 1 प्लेयर कहलाएगा, जिसे पूरे $1 मिलियन दिए जाएंगे। जो दूसरे पर आएगा उसे $10,000 दिए जाएंगे। अब इस चीज का पैम्फलेट वो पूरे इंडिया में चलवा देते हैं, जिसके बाद वो खुद पहले इंडिया के ले जाते हैं ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत समझ सके। लेकिन पहली इम्प्रेशन उसका बहुत गंदा होता है। असल में जो बंदा उसे लेने आने वाला था वो आया ही नहीं, इसीलिए बैरी को खुद ही उसके ऑफिस जाना पड़ता है, जो कि मुंबई में था।
वहां जाकर उसे वो बहुत सुनाता है और दरअसल इस आदमी का नाम होता है विवेक। यहाँ पर इंडिया में ये सारे काम उसकी यही संभालेगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, जिस वजह से उनका अभी तक अमेरिका से भेजा हुआ सामान यहाँ पहुंचा ही नहीं है। वो कस्टम में अटका हुआ है, जिस बात को लेकर बैरी उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो विवेक कहता है कि हमें कुछ पैसे देने होंगे जिससे कि वो सामान जल्दी मिल जाएगा, वरना थोड़े दिन और लगेंगे। ये सुनकर बैरी भड़क जाता है और कहता है कि ओ यानी कि ब्राइब। विवेक कहता है कि नहीं, यहाँ पर इसे रिश्वत नहीं बल्कि मनी टू थिंग सिस्टम कहते हैं। अब वो उसे लेकर कस्टम ऑफिस जाता है, जहाँ पर बैरी सभी के सामने उस ऑफिसर को पैसे देने लगता है। लेकिन तभी वहाँ का बॉस आकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। ये भी कहता है कि अब तुम्हारा सामान 3 हफ्ते बाद मिलेगा। ये सुनकर बैरी परेशान हो जाता है, क्योंकि उन सामानों में उसका सारा बेसबॉल मटेरियल था। अब वो क्या करेगा, इतने दिन वो कैसे झेलेगा। इतने में हम पीछे से एक ट्रक को देखते हैं जिसमें उसी कस्टम ऑफिस का बॉस होता है, जिसने वहां तो पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन यहाँ वो उनका सामान लेकर आ जाता है और पैसे लेकर उन्हें वो दे देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और बैरी अपनी तैयारियों में लग जाता है, क्योंकि अब उसे विलेज टू विलेज जाना है, क्योंकि असली हीरा वहीं तराशे जाते हैं। पर इसी बीच उसकी मुलाकात रोहन नाम की एक शख्स से होती है जो उसके लिए काम करना चाहता है। वो बैरी को बताता है कि उसे किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं चाहिए, वो बस उसे अपने काम पर रख ले। ये सुनकर बैरी भी कुछ समझ जाता है कि वो एक ट्रांसलेटर के तौर पर रख लेता, क्योंकि रोहन को इंग्लिश बोलना आता था। अब इसके बाद ये अपने एक और साथी मैवरिक से मिलते हैं, जो सोता ज्यादा है और काम कम करता है, पर उसे अपने काम में बहुत हुनर है, इसीलिए बैरी ने उसे खास यहाँ पर बुलाया है। फिर क्या था, देखते ही देखते ये लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने कैंप्स लगाने शुरू करते, और ऐसा कुछ भी हो रहा था। इंडिया में सभी को बताने के लिए पैम्फलेट भी बांटे जाते, जिस पर लिखा होता है $1 मिलियन आर्म कंटेस्ट। अब यहाँ सभी लोग ये देखकर हैरान थे, बॉल फेंकने के कोई इतने पैसे क्यों देगा। जिस चक्कर में वो भी ट्रेल देने के लिए आ जाते हैं, पर अभी तक इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बस ये लोग इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। नहीं, किसी भी तरह करके 80 मील के ऊपर की स्पीड को फेंकने वाले बंदे चाहिए थे, लेकिन अभी तक कोई 30 के ऊपर फेंक ही नहीं पा रहा था। एक दिन हसल के दौरान वासुदेव उसे फोन करता है और कहता है कि अब तुम यहाँ गए हो तो ताजमहल जरूर देखना। तो बैरी कहता है कि मैं अभी उसके सामने ही खड़ा हूँ, और वो सच में वहीं ट्रेल ले रहा है। इसी दौरान हम एक गरीब लड़की को देखते हैं जिसका नाम दिनेश है। वो पहले हॉकी खेलता था, पर पिता की मजदूरी को देखकर उसने सपने को छोड़ दिया, और आज उसके हाथ ये पैम्फलेट लगता है, जिसे देखकर वो अपने पिता से कुछ दिन की छुट्टी मांगता है, क्योंकि वो कुछ करना चाहता है। उसके पिता की पीठ में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि उस ट्रक की सीट बहुत खराब है, इसीलिए वो उनके लिए एक नया ट्रक लेना चाहता है। उधर बैरी की टोली अब पहुंच चुकी है नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां पर उन्हें तब तक निराशा ही हाथ लगती है जब तक दिनेश अपनी बॉल नहीं फेंकता। उसकी बॉल सिर्फ निशानी पर ही नहीं, बल्कि 80 मील से ऊपर थी। ये देखकर वो हैरान थे, और इसके बाद वो 6 और बॉल फेंकता है, वो सारी 80 के ऊपर ही थी, जिसे देखकर उन्हें सुकून मिलता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगला हीरा भी उन्हें वहीं से मिलने वाला है, जिसका नाम था रिंकू, जो कि एक जॉवलिन प्लेयर था। आपने नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो रिंकू भी उसी तरह का गोल्ड लाना चाहता है। अब उसे नहीं पता कि 100 करोड़ लोगों में से चुने हुए 45 लोगों में से वो भी होने वाला है। तो उसकी भी सारी बॉल 80 के ऊपर होती है, जिसको देखकर बैरी बहुत खुश होता है, क्योंकि कुछ दिन बाद ट्रायल भी खत्म हो जाता है और उन 45 लोगों को मुंबई आने को कहा जाता है, क्योंकि वहीं फाइनल कॉल होगी। अब मैवरिक उन सभी को कुछ दिन ट्रेन करता है, ताकि उन्हें बता सके कि किस तरह से वो और अच्छे से थ्रो कर पाए। अब रात भर दिनेश प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसे वो प्राइज जीतना है किसी भी कीमत पर इसके साथ साथ उन्हें अमेरिका भी ले जाएगा, जहां पर उनकी प्रैक्टिस होगी, और असली खेल तो वहीं से शुरू होगा। कंटेस्टेंट थ्रो करते हैं और ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर जब बारी आती है दिनेश की, तो वो अपनी 5 बॉल 80+ थ्रो करता है, जिससे कि वो सीधा टॉप पर पहुंच जाता है, और वो बहुत खुश था कि अब वो उन पैसों को जीत जाएगा। लेकिन फिर बारी आती है रिंकू की, जो उससे भी अच्छा थ्रो करता है, और इस स्पीड के साथ उसका निशाना भी सही लगता है, और वो दिनेश से भी ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन खुश दोनों थे, क्योंकि अब उनकी किस्मत बदलने वाली थी। दिनेश तुरंत ही उन पैसों से अपने पिता के लिए एक छोटी ट्रक खरीदता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उसे गली से लगा लेते हैं। 2 दिनों के लिए घर वालों से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि अब इन दोनों को भी अमेरिका ले जाना है। गाँव के कल्चर को देखकर बैरी बहुत ही हैरान होता है। वहाँ उसे ये भी समझ जाता है कि उनके गांव वाले कितने ज्यादा गरीब हैं, लेकिन दिल से वो बहुत ही अमीर है। दिनेश की माँ को जब पता चलता है कि उसके बेटा जाने वाला है, तो वो बहुत रोती है,
और बेरी से हाथ जोड़कर कहती है कि वो उसकी बेटी की हिफाजत करे। वो वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा। फिर क्या था दोस्तों, दोनों लखनऊ से नूरी दरवाजे से उड़ान भरते हैं और फिर अगला कदम वहां रखते हैं जहां जाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, यानी कि अमेरिका। लिंकू वहां के माहौल को देखकर बहुत ही हैरान था कि ऐसा कुछ उसने सिर्फ पहले पिक्चर में देखा था। बेरी रोहन को भी साथ में लेकर आया था क्योंकि दोनों को इंग्लिश बोलने नहीं आती। वो साथ में रहेगा तो उन्हें मदद मिलेगी। उनके बाद ये सभी होटल पहुंचते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात वासुदेव से होती है, जो उन्हें आज आराम करने को कहता है, फिर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद बेरी के पास होटल से कॉल आती है जहां उसे बुलाकर उन तीनों को दिखाते हुए बताया जाता है कि इन्होंने एलिवेटर को बीच में ही रोक दिया और फिर फायर अलार्म को भी ऑन कर दिया, जिससे हमारे सारे गेस्ट घबरा गए। अब उन तीनों की भी क्या गलती थी? उन्होंने लिफ्ट जैसी चीज पहली बार अपनी जिंदगी में देखी थी, लेकिन अब होटल वाले इन्हें रखना नहीं चाहते। इसीलिए बेरी उन्हें अपने घर ले आता है और रोहन उसके इस बड़ी सी घर को देखकर हैरान था और हर चीज को छूना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की पहली प्रैक्टिस होती है जहां पर इनकी मुलाकात टॉम से होती है, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। वही इन्हें ट्रेन करने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी सी ग्राउंड को ही देखकर वो हैरान थे क्योंकि क्रिकेट में तो सर्कल ग्राउंड होता है, पर ये तो टेढ़ा था। यही सवाल दिनेश के मन में भी आता है, पर वो शर्म के मारे कुछ बोलता नहीं है। फिर इन्हें ग्लव्स दिए जाते हैं जिन्हें वो पहन ही नहीं पाते, जिस चीज को देखकर टॉम हैरान था और फिर उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती। उसके बाद वो बेरी को बताता है कि वो दोनों लड़के बहुत ही मेहनती हैं, मेरी सारी बातें मानते हैं, लेकिन मैंने आज जो देखा उसके बाद मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता कि मैं इन्हें 1 साल में ट्रेन कर दूंगा। पर बेरी कहता है कि ऐसा मत बोलो, वो दोनों सीख जाएंगे। तो घर जाने पर वो अपनी टेनेंट मैरी को एक ताजमहल गिफ्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ जाता, जिसको देखकर उसका दिल टूट जाता और वो अपने ऑफिस आ जाता। अब धीरे धीरे दोस्तों समय बीतने लगता है। बेरी भी अपने काम में बिजी हो गया था, इसीलिए उन तीनों से उसका मिलना जुलना ना के बराबर हो जाता है। जिस चीज़ का असर उन पर पड़ता है वो हमें प्रैक्टिस में साफ दिखता है, क्योंकि वो अपने गेम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। वो इस बड़े से देश में एकदम अकेले पड़ गए थे, जो बात बेरी को समझनी चाहिए, लेकिन वो तो अपने काम में ही मगन रहता। ऐसा लग रहा था कि अब उसका इन दोनों से सारे मतलब निकल गए। एक दिन उसके बाद कोको की कॉल आती है, वही फुटबॉल प्लेयर जिसने डील कैंसिल कर दी थी, लेकिन अब वो उसकी डील में इंटरेस्ट दिखाने लग गया है। लेकिन वहाँ उन दोनों लड़कों की मैरी से अच्छी दोस्ती हो जाती है। इतनी दिन में उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलना सीख लिया था। इसीलिए रिंकू उसे बताता है कि बेरीज बहुत ही ज़्यादा कम हम लोगों से मिलते हैं और वो प्रैक्टिस देखने भी नहीं आते। लेकिन उस दिन बेरी का मूड अच्छा होता है, उन दोनों को कोको की पार्टी में लेकर जाता है जहां उनकी डील होने वाली थी। लेकिन डील शुरू होने से पहले ही बेरी के पास कॉल आती है रोहन की। वो उन्हें बताता है कि दोनों ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है, उन्हें घर छोड़ना होगा, इसीलिए वो उन्हें फौरन घर ड्रॉप करता है। पर जब वापस लौटता है तो देखता है कि किसी और ने कोको के साथ डील कर ली। उसे बहुत गुस्सा आता है, जो आकर उन तीनों पर वो उतारता है, तुम खुद का भी और मेरे दोनों का गेम खराब करे। वो बेचारे उन्हें क्या ही पता था और इसीलिए वो चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन मैरी को सब पता था, इसीलिए वो बेरी के पास जाकर उसे समझाती है कि तीनों अभी नादान हैं, उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए। वो मुझसे खुद कहते हैं कि तुम उन्हें टाइम नहीं देते। अब यहाँ बेरी को भी समझ आ जाता है कि वो गलत कर रहा था, उसे एहसास हो जाता है और इसीलिए अगले दिन वो उनके साथ ही रहना शुरू कर देता है, अच्छा टाइम बिताने लगता है। वही मैरी और बेरी भी अब करीब आने लगे थे, जो बात वो तीनों भी जान जाते हैं और अपने बॉस से मजे लेते हैं। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वहां पर मिस्टर चैंग आते हैं, जो बेरी को बताते हैं कि 2 दिन बाद हमारी डील खत्म हो रही है, उसके बाद ट्रायल है, तुम्हें याद है ना? पर बेरी कहता है कि हाँ मुझे याद है, पर मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, क्योंकि उसे भी पता है कि अभी वो लड़के तैयार नहीं है। लेकिन चैंग नहीं मानता, पर अभी भी दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस है, क्योंकि उस ट्रायल में दुनिया भर के लोग खासकर इंडिया से भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनकी वजह से लोगों में बेसबॉल को लेकर काफी इंटरेस्ट जाग चुका है। हालांकि इंडिया वाले उसे सस्ती कॉपी, गुल्ली डंडा का सस्ती कॉपी बोलते हैं, लेकिन पसंद भी करते हैं। खैर इस ट्रायल में बड़े बड़े प्लेयर्स भी होंगे, मीडिया होगी, जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाते हैं। जब ट्रायल वाला दिन आता है तो इस चीज़ का असर उनके परफॉर्मेंस पर दिखता है, वो बहुत ही बेकार थ्रू करते हैं। जो बात बेरी को पता था, उसके बाद चैंग आता है, उसे लगता है कि अब वो उसे बहुत सुनाएगा, पर वो तो कहता है कि मैं इस डील को 3 साल और बढ़ा रहा हूँ। इस कॉन्टेस्ट से हमें बहुत ही फायदा हुआ है, अच्छी व्यूवरशिप मिली है, काफ़ी मर्चेंडाइज हमने बेचे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया भर से ऐसे लोगों को लेकर आओ और आने वाले 3 सालों में हमें और प्रॉफिट करवा कर दो। लेकिन बेरी को उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उनके घर वालों की बहुत उम्मीदें हैं जो कि उनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे बहुत ही करीब है। यही बात वो घर जाकर मैरी को भी बताता है।
जिस चीज़ को सुनकर वो कहती है कि वो घबरा गए थे, मैंने देखा था उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन बैरी को पता था कि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कल चैंग के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक और ट्रायल हो। पर वो सीधा ही मना कर देता और कि तुम्हारे लड़के फेल हो गए, किसी और को ढूंढो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो बैरी कहता है कि वो उनकी हार नहीं बल्कि मेरी हार थी, और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद वो शहर के बड़े बड़े स्काउट से मिलता है जो कि ट्रायल देखने आ सके, लेकिन सभी ने पहले देख लिया था, इसीलिए कोई नहीं आता, और इसी वजह से बैरी निराश हो जाता है। पर तब उसे मैवरिक मिलता है जो उसे ब्रिटनी स्प्राउटर नाम की टीम का हेड कोच से मिलवाता है, जिसने उनका ट्रायल अभी नहीं देखा है, इसीलिए वो आने को राजी हो जाता है। अब जब बैरी घर जाता है तो वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। उन तीनों ने उसके लिए इंडियन गेट ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि वो यहाँ से जाने से पहले कुछ टाइम साथ बिताना चाहते हैं। वहाँ मैरी आती है जिसको देखकर बैरी हैरान था। फिर वो दोनों उससे माफ़ी मांग उनकी हार के लिए, लेकिन बैरी उन्हें बताता है कि तुम्हारा कल ट्रायल। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और अच्छे पलों के साथ में बिताते। अब सुबह जाने से पहले तीनों ही पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज उन्हें सफलता मिल जाए। तभी वहाँ बैरी भी आ जाता है और उन्हें ज्वाइन करता है। देन वो सभी ग्राउंड पहुँचते हैं जहाँ हम चैंग को भी देखते हैं, वो भी आया हुआ था। लेकिन इस बारी बैरी खुद उनसे बात करने नहीं जाता बल्कि रोहन को भेजता है ताकि वो उन्हें मोटिवेट कर सके। इसीलिए वो जाकर उन्हें बस 2 ही लाइन कहता है कि बॉल फेंकने से पहले याद कर लेना कि तुम्हारे साथ 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। ये कभी मत भूलना कि तुम जिस मिट्टी से आए हो वहां पर हार कभी नहीं मानी जाती, लड़कर जीता जाता है। फिर क्या था दोस्तों, दिन को अपनी बॉल इतनी तेज फेंकता है कि वो वहां बैठे किसी भी स्पीड गन में नोट ही नहीं होती। सभी ये देखकर हैरान थे। फिर बारी आती है दिनेश की, जो अपनी पहली बॉल ही थ्रू करता है 87 की स्पीड से, और फिर बाकी सारे उससे भी ऊपर। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, साथ में चैंग भी। उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, इनमें बहुत टैलेंट है। अब सीन के बाद हम ओरिजिनल रिंकू और दिनेश को देखते हैं जो इंडिया के पहले ऐसे एथलीट थे जिन्हें अमेरिका के बेसबॉल टीम में पिट्सबर्ग पायरेट ने पूरे $6 मिलियन में साइन किया। वहीं रोहन जब बात लौटा तो उसने खुद की एकेडमी खोल ली। उसकी टीम लगातार 3 सालों तक विजय रही। उधर बैरी ने हीरो की तलाशने का काम जारी रखा, फिर मैनी से शादी भी कर ली।